हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना नया चैप्टर जो कि है बायोमॉलिक्यूल्स। और बायोमॉलिक्यूल्स को थोड़ा अच्छे से समझने के लिए आपको केमिस्ट्री की थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। मतलब कुछ बेसिक सी चीज़ें कि अल्कोहल ग्रुप क्या होता है OH, और एल्डिहाइड क्या होता है CHO। कुछ ऐसी कुछ बेसिक सी चीज़ें अगर आपको पता है तो बहुत मज़ा आएगी बायोमॉलिक्यूल्स में। ठीक है, तो अभी तक हमने बाकी जो भी चैप्टर्स अपने कंप्लीट किए हैं वहाँ तक आप एक बार रिवाइज भी कर लेना। और आज हम यहाँ से कंटिन्यू कर रहे हैं अपना बायोमॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें थोड़ी सी कुछ स्टार्टिंग की चीज़ें जो लिखी हुई हैं उसके बारे में बताना चाहूँगा। जैसे इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक ये क्या होता है मटेरियल्स, इसके बारे में कुछ लिखा है वो आपको बता देता हूँ एक बार। वैसे आपको पता भी होगा इनऑर्गेनिक क्या होता है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनऑर्गेनिक मतलब वही जो मिनरल्स होते हैं, आयंस होते हैं, ये सब हो गए। वाटर हो गया, ये भी इनऑर्गेनिक है। तो यहाँ पे आप लिख लो वाटर हो गया, मिनरल्स हो गए। मिनरल्स में कौन से, आयंस हो गए या सॉल्ट्स हो गए, ये सारी चीज़ें, ये सब क्या है, इनऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक में आप माइक्रोमॉलिक्यूल्स ले सकते हो, माइक्रोमॉलिक्यूल्स या मैक्रोमॉलिक्यूल्स। मैक्रोमॉलिक्यूल्स ये अभी बताऊंगा। माइक्रोमॉलिक्यूल्स मैक्रोमॉलिक्यूल्स क्या होता है ये तो पता है ना। माइक्रोमॉलिक्यूल्स 10⁻⁻⁶, 10⁻+6 में मैक्रोमॉलिक्यूल्स, ये तो मालूम है। एक टेबल छोटी सी दी गई है, उसमें कुछ कंटेंट लिखा हुआ है कि आपका जैसे मान लो वाटर है तो ये लगभग 70 से 90% तक कंटेंट होता है। जैसे अगर आप बॉडी के हिसाब से देखो या सॉइल में देखो, जैसे बोला जाता है ना, जैसे लोग बोलते हैं कि आप मिट्टी के बने हो, मिट्टी में ही मिल जाओगे। मतलब आप जिन एलिमेंट्स के, जिन कंपाउंड्स के बने हो, उन्हीं कंपाउंड्स की क्या है, आपकी सॉइल भी है। तो अगर मैं सॉइल का कंपोनेंट स्टडी करना शुरू करूं तो वही कंपोनेंट आपके बॉडी में भी नज़र आएंगे। हाँ, हो सकता है उसकी मात्रा थोड़ी बहुत चेंज आपको नज़र आए, लेकिन कंपाउंड, वो एलिमेंट्स आपको बिल्कुल सेम मिलेंगे। अगर मेरे में कार्बन है तो वहाँ पर भी कार्बन होगा, हाइड्रोजन है मेरे में तो उनमें भी हाइड्रोजन होगा। मतलब इस तरह की चीज़ें लगभग सिमिलर होंगी। तो अगर मैं सेल की बात करूँ या पूरे बॉडी की बात करूँ तो उसमें आपका वाटर 70 to 90% होगा। दूसरी चीज़, अगर मैं आयंस बोलूँ, ये आपका लगभग 1% के आसपास होगा। ठीक है, या फिर आपका मैं दूसरी और भी कोई चीज़ ले लूँ, मान लो फैट ले लेता हूँ, ये 2% के आसपास होगा। और कोई चीज़ जैसे ले सकता हूँ, कार्बोहाइड्रेट ले लो, कार्बोहाइड्रेट ये आपका 3% के आसपास होगा। फिर मैं ले लेता हूँ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड मतलब वही DNA RNA, ये आपका 5 से 7% होगा। प्रोटीन्स ले लो आप, ये आपका लगभग 10 से 15% होता है। ये जैसे एक सीक्वेंस में चाहो तो याद कर लो। ये इसलिए बता दिया कि 1 2 3 कुछ इस तरीके से याद हो जाए। ये स्टार्टिंग के दोनों क्या हैं, ये इनऑर्गेनिक है, ये जो अभी देखा, और ये बाकी के ये ऑर्गेनिक हैं। ठीक है, और ये भी एक बात NCERT में लिखी गई है कि अगर आपसे बोला जाए कि मोस्ट एबंडेंट आपका, ये जो कहते हैं मोस्ट एबंडेंट केमिकल कह लो, मिनरल कह लो, तो मोस्ट एबंडेंट जो केमिकल होगा ये आपका क्या होगा, वाटर होगा। ठीक है, ये पूछा जाए तो ये चीज़ ध्यान रखना, NCERT में लिखी हुई है कि मोस्ट एबंडेंट केमिकल आपका क्या होता है, वाटर होता है। ठीक है, क्या ये थोड़ी बहुत बेसिक सी चीज़ें पता है आपको, ये तो मालूम ही होगा। ठीक है, इसके थोड़ा आगे चलते हैं और ये पता करने की कोशिश करते हैं कि किसी भी लिविंग में, मान लो चाहे आप इंसान ले लो, इंसान के लिवर का कोई टिश्यू ले लो, या फिर आप कोई प्लांट ले लो, उसकी पत्ती एक ले लो। ठीक है, फिर उसमें आप चेक करने की कोशिश करो कि कैसे इनऑर्गेनिक मटेरियल में पता कर सकता हूँ और कैसे ऑर्गेनिक मटेरियल पता कर सकता हूँ। उस चीज़ की स्टडी करते हैं जिसको एनालिसिस ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। तो वो हम देखते हैं इसके आगे। थोड़ा सा चाहो तो आप एक बार नोट डाउन कर लो, फिर आगे चलते हैं।
चलो इसमें थोड़ा सा ध्यान से देखना कि हम कुछ चीज़ें यहाँ पर क्या क्या देखने वाले हैं। अभी ये माइक्रोमोलिक्यूल्स मैक्रोमोलिक्यूल्स बताऊंगा, ठीक है, यहीं पे ही बता दूंगा। अभी उनकी डेफिनेशन आप चाहो यहीं लिख लो। देखो, एनालिसिस ऑफ बायोमोलिक्यूल, एनालिसिस ऑफ बायोमोलिक्यूल, वो भी आप किस चीज़ की एनालिसिस कर रहे हो कि वो इनऑर्गेनिक वाली चीज़ें और ऑर्गेनिक वाली। फॉर इनऑर्गेनिक और किसके, फॉर ऑर्गेनिक, इन्हीं दोनों चीज़ों की स्टडी आप करोगे, ठीक है। मैं कहता हूँ आप सिंपल से क्या कर लो, लीफ ले लो, ठीक है, एक पत्ती ले लो जिसको आप ऑर्गेनिक तो कह ही रहे हो। अभी मतलब इसमें पता करना है कि इसमें ऑर्गेनिक कंपोनेंट कैसे पता करेंगे और इनऑर्गेनिक कैसे। ये मैंने क्या ले ली, लीफ ले ली, ठीक है। अब आओ पहले इनऑर्गेनिक पता करने की कोशिश करते हैं। ये आपकी क्या है, नॉर्मल लीफ थी। इस नॉर्मल लीफ को मैंने क्या किया, खूब कड़ी धूप में रख दिया या फिर उसको एकदम ड्राई कंडीशन में रख दिया कि वो सूख गई, मतलब अपना वाटर लॉस कर दी, पानी उसका उड़ गया। तो सूखने के बाद ये पत्ती कुछ ऐसे समझ लो एकदम सिकुड़ गई है, कुछ ऐसे हो गई समझ लो, ठीक है। तो इसने क्या किया, पानी का लॉस किया और ये जो निकला ये आप बता सकते हो कि ये क्या है, ये इनऑर्गेनिक था। मतलब ये आप नॉर्मल इसका वजन कर लो और ड्राई इसका वेट कर लो, ठीक है, इसका सूखने के बाद वजन कर लो। इन दोनों के वजन के बीच का जो अंतर आएगा, जो डिफरेंस आएगा, वही वजन क्या होगा, ये आप पता कर लोगे कि इसमें वाटर जो था, ये वाटर वाला इनऑर्गेनिक सब्सटेंस इसमें कितना प्रेजेंट था। मान लो ये 10 ग्राम की पत्ती थी, बाद में ये बदल के कितनी हो गई, 2 ग्राम की हो गई। तो ऐसा समझ लो कि 8 ग्राम इसमें पानी था, मतलब 8 ग्राम इसमें H2O आपका इनऑर्गेनिक वाला था। तो आप ऐसा कर सकते हो, ये ड्राई थी, ये ड्राई लीफ थी, ठीक है। अब दूसरा आपने क्या किया, अभी आपको पता है कि और भी कुछ इनऑर्गेनिक हो सकते हैं, तो चलो इसको जला के देख लेते हैं। तो जब आप इसको जला दोगे तो जलाने के बाद राख बन जाएगी और कुछ इसका धुएं के रूप में, CO2 के रूप में कुछ और भी चीज़ निकल जाएगा। जो कार्बन की चीज़ें बनी होंगी इसके अंदर वो उड़ जाएगी, ठीक है। तो आखिर में आपके पास बचा क्या, ये जो आखिर में आपके पास देखने को मिला, ये क्या था, ये ऐश था जिसको आप राख बोल रहे हो। और इसी ऐश में क्या है, मिनरल्स होंगे। मिनरल्स कुछ भी हो सकते हैं, सल्फर हो जाए, पोटेशियम हो जाए, या कोई भी चीज़ ले लो आप, एटसेट्रा एटसेट्रा, कोई भी चीज़ हो सकती है, ठीक है, जैसे ऐसे लिख रहे हैं। तो मिनरल्स यहाँ पे मिले, ये जो ऐश है, तो आपने ये तो पता कर लिया कि इनऑर्गेनिक वाली चीज़ें आपने देख ली। ऑर्गेनिक कैसे पता करोगे उसके ज़रा केस देख लेते हैं। ऑर्गेनिक वाला केस देखने से पहले एक ज़रा सा ये याद है आपको, जिसको आप बोलते थे एसिटिक एसिड, कुछ याद है? यहाँ पे लिख दूँ क्या, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, कुछ पता है ये कैसा होता था? CH3COOH, याद है, एसिटिक एसिड, ठीक है। अब यही एसिटिक एसिड में हर एक हाइड्रोजन को हटा के अगर मैं क्लोरीन जोड़ दूं तो ट्राई क्लोरो बोल सकता हूं इसको, ट्राई क्लोरो, और इसी एसिड को ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड बोल दूंगा। ज़रा देखना, अब मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पर ही ऑर्गेनिक वाली चीज़ें मुझे करनी है। तो मैंने ऐसे एक ले ली, जैसे घर में मम्मी लोग जिसमें अदरक अदरक कूटती हैं, ठीक है, ऐसे मैंने ले लिया, जिसको आप मॉर्टर एंड पेस्टल बोलोगे। अभी जिससे आप कूटोगे ये वो चीज़ है, ठीक है, मॉर्टर एंड पेस्टल जिसको बोल रहे हो, मॉर्टर पेस्टल। इनकी मदद से आप अभी क्या करोगे,
ये जो लीफ है आपकी, इसको आप इसमें कूटोगे, मतलब खूब इसकी चटनी बना दोगे अब, ठीक है। वो भी इसके अंदर एक लिक्विड भी होगा, मतलब इसके अंदर आपने एक एसिड भी डाला। कौन सा एसिड? ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड डाल दिया, ठीक है, ताकि इसका लिक्विड कंटेंट के साथ ये अच्छे से पिस जाए, मिक्स हो जाए। तो ये जो आपका कंटेंट था ये क्या है? ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। तो आप इसको यही तो बोल सकते हो, CCl3COOH, यही तो था ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। और ये आपकी लीफ थी, और यहाँ पे अब आपने इसकी खूब इसको मतलब खूब अच्छे से मिक्स करके इसकी चटनी बना दी। और अब किया क्या, घर में आपने देखा खूब पतला से ऐसे कपड़ा रखा था, ऐसे कोई क्लोथ टाइप का लिया जिसमें ऐसे खूब ढेर सारे वो बने होंगे, और आपने इसमें से अब क्या किया, उसी पानी को जो यहाँ पे चटनी बनी थी उसी को अब इसमें से आपने छान लिया, ठीक है। उसी को आपने इसमें से समझ लो छान लिया, ठीक है। अब इसमें से आपने क्या किया, उस चीज़ को, उस लिक्विड को यहाँ से छान लिया, और छानने के बाद आपने इसको समझ लो एक वेसल में ऐसे कलेक्ट कर लिया, यहाँ पे ऐसे कलेक्ट कर लिया, ठीक है। ये ऐसे यहाँ पे कलेक्ट कर लिया। अब कलेक्ट करने के चक्कर में हुआ क्या, इसका कोई ना कोई पार्ट यहाँ पे ऐसे रह गया, कोई ना कोई चीज़ यहाँ पर फंस गई। बहुत सारी चीज़ हो सकती है, जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स जिसको आप कह रहे हो। मैक्रो मॉलिक्यूल्स मतलब जिसका थोड़ा सा मॉलिक्यूलर वेट जो है वो ज़्यादा है, यहाँ पे जो फंस गया, जिसको आप बोल सकते हो रिटेंटेट। यही, इसी को आप ये भी तो बोलते हो एसिड इनसोल्यूबल पूल भी बोलते हो। और ये जो आपका है इसको आप बोलते हो फिल्ट्रेट, जो फिल्टर होके आया, या इसी को आप एसिड सोल्यूबल पूल भी कहते हो। बात तो एक ही है, ठीक है। यहाँ पे आपके आए क्या, यहाँ पर आते हैं आपके मैक्रो मॉलिक्यूल्स, ठीक है। मैक्रो मॉलिक्यूल्स में बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, इनके कुछ पार्ट यहाँ पर आ सकते हैं। तो ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स जो हैं, इनका कहा गया है कि इनका वजन जो होता है डेल्टन में नापा जाता है। तो जो मैक्रो मॉलिक्यूल है वो ग्रेटर देन 800 डेल्टन होते हैं। तो जिन भी मॉलिक्यूल्स का वजन 800 डेल्टन से ज़्यादा होगा वो सब यहाँ पर फंस के रुक जाएंगे, जिसको आप कह रहे हो रिटेंटेट या एसिड इनसोल्यूबल पूल। और यहाँ पे जो फिल्ट्रेट हैं, यहाँ पर क्या आएंगे आपके, यहाँ पर आएंगे आपके माइक्रो मॉलिक्यूल्स। ये माइक्रो मॉलिक्यूल्स वो होंगे जिनका वेट आप देखोगे तो वो 18 से लेके 800 डेल्टन के बीच इनका वजन आता है। वो सभी क्या हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। ऐसा आपकी एनसीईआरटी में एक और चीज़ लिखा है, पता है क्या, कि ये जो रिटेंटेट आपके होते हैं यहाँ पे हो सकता है कई चीज़ें प्रेजेंट हो, जैसे कि हो सकता है सेल वॉल प्रेजेंट हो, ठीक है, क्योंकि ये उसमें सोल्यूबल नहीं होगी। और ये सेल वॉल आपकी कैसी है, मैक्रो मॉलिक्यूल है, इनका वजन ऐसा ज़्यादा होगा। डायरेक्टली तो ये बात नहीं लिखी है, बट इनडायरेक्टली ये चीज़ कही गई है कि सेल का साइटोप्लाज्मिक कॉन्स्टिट्यूएंट तो यहाँ पर होगा, मतलब सेल के साइटोप्लाज्म की चीज़ें तो यहाँ पर होंगी, उसके अलावा जितनी चीज़ें वो यहाँ पर पाई जाएंगी। तो वो सेल वॉल हो सकती है, सेल मेम्ब्रेन हो सकती है, या फिर वो आपका कोई भी प्रोटीन कंटेंट हो गया, या सेल ऑर्गेनल्स भी कह लो आप, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे साइटोप्लाज्मिक कंटेंट ऑफ
सेल, ठीक है। सेल का साइटोप्लाज्मिक कंटेंट यहाँ फिल्ट्रेट में प्रेजेंट होगा और बाकी चीज़ें जो होंगी, चाहे वो सेल वॉल हो, सेल मेम्ब्रेन हो या सेल ऑर्गेनिल हो, ये सब क्या होंगे, ये सब यहाँ पाए जाएंगे। तो यहीं पे एक और चीज़ आप ध्यान रखना, फैट को लेके एक बात कही गई है कि जो फैट होता है, लिपिड होता है, ठीक है, उसको जब आप वजन करोगे, उसका वेट करोगे ना, तो उसका वजन कैसा होता है, ये 18 से 800 डेल्टन के बीच में उसका एक मोनोमर का वजन होता है। बट जब आप उसकी टेस्टिंग करते हो, जब ऐसे सेपरेट करते हो, तो वो कहाँ मिलता है पता है, वो यहाँ पर नहीं मिलता है, वो यहाँ पर फंसा हुआ मिलता है। इसके पीछे कारण क्या है? जब भी आपसे ये सवाल पूछा जाए कि लिपिड जो होता है, जो फैट होता है, उसका वेट तो हमें पता है कि वो इतने डेल्टन के बीच होता है, तो वो माइक्रोमोलिक्यूल में क्यों नहीं मतलब पाया जाता? वो पाया जाता है इस वाले जगह पे। उसके पीछे रीज़न ये है, उसके पीछे ये कारण छुपा है कि जो आपका लिपिड होता है, आपने ये भी पढ़ा होगा, लिपिड बाईलेयर की मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। तो मेम्ब्रेन जब आप कूट दोगे, कितना भी उसको टुकड़े टुकड़े में कर दोगे, तो कहीं ना कहीं वो फंस के रह जाती है, वो इसी पेस्ट में यहाँ पर कहीं ना कहीं फंस के रह जाती है। और ये प्रॉपर मेम्ब्रेन बनाने में फॉर्म होते हैं, ऐसे इकलौते अलग से तो पाए नहीं जाते, ये प्रॉपर मेम्ब्रेन में या किसी चीज़ में पाए जाएंगे। तो यही कहा जाता है, जब आप इनको इस चीज़ से छान के देखोगे तो इसके जो मोनोमर होते हैं, जो फैट के मोनोमर होते हैं, मतलब सिंगल यूनिट जो होती है, वो इन चीज़ों से जुड़ी होती है और यहाँ पर कहीं आकर फंस जाती है, ठीक है। तो वो फंस जाती है, इसलिए यहाँ पर वो पाई जाती है। तो जब आपसे पूछा जाए कि फैट कहाँ पाया जाएगा, जबकि उसका वेट तो इस चीज़ में रेंज करता है, तो आप बोलोगे तब भी वो पाया जाएगा यहाँ पर मैक्रोमोलिक्यूल में, क्योंकि उसको हम इस बेस पे जज नहीं कर रहे हैं कि उसका वेट ज़्यादा है, हम उसे इस बेस पे जज कर रहे हैं कि उसका जो फॉर्म है वो किस चीज़ में, वो सेल मेम्ब्रेन के उसमें आता था, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन आपकी कहाँ पाई जा रही थी, इस जगह पे। तो आप चाहो तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान भी रख लो कि यहीं पर आपका लिपिड भी पाया जाएगा, ठीक है। ये बात क्लियर है? तो ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान रखना, पूछा जा सकता है, ठीक है। ये आप नोट डाउन कर लो तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। चलें? क्या आप कुछ आप लोग को समझ आ रहा है माइक्रोमोलिक्यूल और मैक्रोमोलिक्यूल का कॉन्सेप्ट, ठीक है। क्या यहाँ पे ही लिख लें एक बार, मैक्रोमोलिक्यूल, उसी जगह पे मैं देख लूँ माइक्रोमोलिक्यूल, ठीक है। उस रिटेंटेट के बेस पे देखना, रिटेंटेट और फिल्ट्रेट के बेस पे ध्यान देना, ऊपर क्या क्या प्रेजेंट था। मुझे पता है कि वो लिपिड जो फैट होता है वो एक्चुअल में वेट के आधार पे, डेल्टन वेट के आधार पे आना तो यहाँ पर चाहिए, बट यहाँ पे अभी मैं लिख लेता हूँ किसको, फैट को डायरेक्टली, ठीक है। और उसकी डाइजेस्टिव यूनिट, मतलब कोई कार्बोहाइड्रेट हो या कोई भी चीज़ हो, टूटने के बाद किस में बनता है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में, छोटे छोटे मोनोमर्स में, तो उसको हम यहाँ पर लिख लेंगे। जैसे मान लो पहले मैंने ले लिया कोई पॉलीसेकेराइड, मतलब शुगर की चेन ऑफ शुगर की चेन को ही तो पॉलीसेकेराइड बोल रहे हो। ये मोनोमर, 2 मोनोमर, 3 मोनोमर, 4 मोनोमर, कुछ इस तरीके से चेन ऑफ शुगर। तो पॉलीसेकेराइड ये क्या है, मैक्रोमोलिक्यूल है। दूसरा मैंने क्या ले लिया, फैट, इसका कॉन्सेप्ट तो समझ ही रहे हो। तीसरा मैंने क्या ले लिया, मान लो मैंने ले लिया क्या, कार्बोहाइड्रेट तो ले लिया, ये ले लिया न्यूक्लिक एसिड ले लिया, न्यूक्लिक एसिड ले लिया। यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, प्रोटीन ले लिया, ठीक है। पॉलीसेकेराइड जब छोटी छोटी मोनोमर्स में बदल जाएगा तो यहाँ पे आएगा मोनोमर्स, ये आपका क्या आएगा, शुगर,
ठीक है, एक एक शुगर आएगा यहाँ पे, या तो लिख लो ग्लूकोज आप, ठीक है, सिंगल मोनोमर, ठीक है। फैट आपका किस में आपका टूट के बदलेगा, फैट आपका टूटेगा उसमें, समझ लो ये आपका है फैट का मॉलिक्यूल, ठीक है। सिंगल एक ही बना रहा हूँ, ये जो लगे हैं ये आपके क्या है, ट्राईग्लिसराइड है, और ये बीच वाला ग्लिसरॉल, मतलब ये मुझे पता है, जिसको आप बोलते हो ना फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, तो ये जो आपके छोटे छोटे लगे हैं ये सब क्या है, फैटी एसिड, और ये मिडल वाला क्या है, ग्लिसरॉल। एक सेकेंड, ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड, ठीक है, इसी चीज़ में टूटेगा। न्यूक्लिक एसिड किस में है, हमें भी पता है, न्यूक्लिक एसिड को हम बोलते हैं क्या, चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड भी बोलते हैं, इसको हम चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड भी बोलते हैं, चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, यही तो बोलते हैं। तो यहाँ लिख दे न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड्स, पढ़ेंगे आगे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। प्रोटीन चेन ऑफ अमीनो एसिड होता है, चेन ऑफ अमीनो एसिड, A.A लिख रहा हूँ, मतलब अमीनो एसिड, ये क्या है, अमीनो एसिड, A.A से रिप्रेजेंट कर लो। अच्छा, क्या इन सभी में आप ये चीज़ तो जान रहे हो ना, ये चीज़ तो साफ साफ समझ में आ रही है कि जब हम पॉलीसेकेराइड का डाइजेशन करते हैं, जब हम इसका डाइजेशन करते हैं तो ये मोनोमर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और इन्हीं मोनोमर्स को एक एक करके जोड़ना शुरू कर देते हैं। जब हम पॉलीमेराइजेशन करते हैं तो ये इसमें बदल जाते हैं, पॉलीमेराइजेशन, ठीक है, ये हमें पता है। एक टेबल छोटी सी बनी होगी आपकी, वहाँ पे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स लिखा है और लेफ्ट साइड पे प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के बारे में लिखा है, तो वो आप एक बार लर्न कर लेना। मैं जस्ट समझा ये दे रहा हूँ कि प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट एक्चुअल में होते क्या हैं, ध्यान देना थोड़ा। प्राइमरी मेटाबोलाइट और सेकेंडरी मेटाबोलाइट क्या होते हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट ये होते क्या हैं, लिखा तो है बुक में, लेकिन होते क्या है वो नहीं पता है। आओ ज़रा देख लेते हैं। ये समझ लो मैंने क्या बनाया, स्टमक बनाया, ठीक है, ऐसे स्टमक बना दिया। और हमको भी ये चीज़ मालूम है, क्या मालूम है हमें, कि हम प्रोटीन खाएं या कोई भी चेन ऑफ, कोई भी पॉलीमर वाली चीज़ खा रहे हैं। मान लो ये आपने क्या खाई, प्रोटीन खा लिया आपने, प्रोटीन क्या है, चेन ऑफ अमीनो एसिड है, ये रहा प्रोटीन, यहाँ पर आ गया, प्रोटीन आया यहाँ पर। ये जब डाइजेस्ट होगा तो ये एक सिंगल मोनोमर में बदलेगा, जिसको आप अमीनो एसिड बोलते हो, यही बोलोगे, डाइजेस्ट होकर अमीनो एसिड में बदलेगा, ठीक है। अब ये चीज़ हम कहीं ना कहीं हमें ये चीज़ मालूम है, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर में भी ये चीज़ आपको देखने को भी मिलेगी। जब भी हमें मान लो कोई भी चीज़ हम एक्सेस में खाते हैं, ज़्यादा खाते हैं, तो बॉडी या तो उसे स्टोर करेगी या तो उसे बाहर निकालेगी। खासकर अगर प्रोटीन वाली चीज़ अगर आप ज़्यादा खा रहे हो तो जो अमीनो एसिड बढ़ता चला जा रहा है, तो उस अमीनो एसिड को बॉडी क्या करती है, ज़्यादा एज सच स्टोर करती नहीं है, बाहर निकालती है। किस चीज़ में बदल के, अगर आपका अमीनो एसिड, अगर आपने ये ज़्यादा खाना शुरू किया, ये ज़्यादा खा लिया, अमीनो एसिड आपका अगर ज़्यादा बढ़ गया, तो इस अमीनो एसिड को बॉडी क्या करेगी, कन्वर्ट करेगी और उसे अमोनिया या यूरिया के फॉर्म में यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देगी कि हमें इसकी अभी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, इसे बाहर निकालो। तो ये प्रोसेस होता है। अब देखना ये चीज़, ये तो आपका ये बना, और वो सारा प्रोसेस करता कौन था, सबसे पहले कन्वर्जन कौन करता था, या पढ़ोगे डाइजेशन एब्जॉर्प्शन में, या आपने पढ़ा भी होगा छोटी क्लासेस में भी, कि लीवर का एक फंक्शन होता है डीएमिनेशन, डीएमिनेशन का प्रोसेस करता है, मतलब डी मतलब रिमूवल, एमिनेशन मतलब एमीन का रिमूवल। तो ये कौन करता था, लीवर करता है।
देखो, चलो मैंने यहाँ पे मान लो बना लिया बाइलोब्ड लिवर, ये मैंने बना दिया, क्या लीवर बना दिया। अब आपका अमीनो एसिड, ये अमीनो एसिड पहुंचा यहाँ पर, ये आपका अमीनो एसिड यहाँ पहुंचा। अब मुझे पता है अगर ज़्यादा हो गया तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये बदलता है कीटो एसिड में, ये कीटो एसिड में बदलता है और ये कीटो एसिड बाद में क्रेब्स साइकिल वगैरह में जाके एनर्जी वगैरह बना लेती है, वो एक अलग केस है। इस प्रोसेस के दौरान जब ये अमीनो एसिड से कीटो एसिड में बदल रहा होता है, इसी दौरान आपका NH3 रिलीज़ होता है और यही NH3 रिलीज़ होने के बाद यही बाद में यूरिया में भी कन्वर्ट होता है, यूरिया। और यही यूरिया फिर आपकी ये ब्लड वेसल से होता हुआ, आपकी ये ब्लड वेसल से होता हुआ बॉडी के बाहर चला जाएगा, मतलब किडनी उडनी से होते हुए ये यूरिया बाहर चला जाएगा। तो ध्यान यहाँ पे देने वाली क्या चीज़ है, देखो, जब आपका सबसे पहले मेटाबॉलिज्म हुआ, मतलब जब आपका डाइजेशन हुआ, तो सबसे पहले जो बना ये आपका अमीनो एसिड, जो प्राइमरी जिसको आप बोल रहे हो सबसे पहला मेटाबॉलिज्म जो हुआ, ये जो सबसे पहले आपका कोई चीज़ बना, इसी को आप क्या बोलते हो, प्राइमरी मेटाबोलाइट। इसको आप कहते हो प्राइमरी मेटाबोलाइट। और जो भी इस प्राइमरी मेटाबोलाइट के बाद दोबारा मेटाबोलाइज हुआ है, दोबारा से मेटाबोलाइज हुआ है, तो उस चीज़ को आप क्या बोलते हो, सेकेंडरी मेटाबोलाइट बोलते हो, सेकेंडरी मेटाबोलाइट। अब अगर मैं बात करूं इस चीज़ की ना, एक शरीर के अंदर, एक बॉडी के अंदर प्राइमरी मेटाबोलाइट तो बने, वो हमारे लिए अच्छा है, वो हमारे लिए अच्छा है, लेकिन अगर सेकेंडरी मेटाबोलाइट इसके बाद बन रहा है तो ये हमारे लिए कहीं ना कहीं यूज़फुल नहीं होता, हम इसे बाहर निकाल देते हैं। बट ये सभी के लिए नहीं, ये इस बॉडी के लिए, ठीक है। क्योंकि यूरिया अगर आप देखो तो हम यूरिया का छिड़काव करते हैं ना खेत में, तो प्लांट अच्छा उग जाते हैं, तो प्लांट के लिए तो काफ़ी अच्छा है। लेकिन सेकेंडरी मेटाबोलाइट अक्सर किसी भी एक सिंगल ऑर्गेनिज्म के लिए हार्मफुल होता है, इसलिए वो उसे रिलीज़ करता है बाहर की तरफ। हो सकता है वो रेजिन, गम इसके फॉर्म में प्लांट रिलीज़ कर रहा हो, ठीक है, जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट में आए। हो सकता है ह्यूमन यूरिया के फॉर्म में उसे सेकेंडरी मेटाबोलाइट को बाहर निकाल रहा हो, कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है ना सेकेंडरी मेटाबोलाइट क्या है। तो वही टेबल आपकी दी गई है, आप एक बार उसे रीड कर लेना प्रॉपर, तो समझ आ जाएगा। ये खाली ध्यान से देख लेना कि प्राइमरी मेटाबोलाइट क्या होता है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट क्या होता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? एक बार देख लो, तब थोड़ा आगे चलते हैं। चले आगे। थोड़ा सा आगे देख लेते हैं हम, कार्बोहाइड्रेट वाला थोड़ा सा पार्ट देख लेते हैं। आ जाओ। एनसीईआरटी के प्रॉपर सीक्वेंस के हिसाब से नहीं चल रहा हूँ, क्योंकि उसमें पैराग्राफ में मिक्स करके दी गई हैं चीज़ें। कार्बोहाइड्रेट को भी मिक्स किया है, प्रोटीन को भी मिक्स किया है, ठीक है। हम एक एक करके लेके चलेंगे, पहले कार्बोहाइड्रेट पूरा पढ़ेंगे, फिर आगे का, फिर प्रोटीन, फिर एक एक करके ऐसे चलेंगे, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। कुछ इस तरीके से चलने वाले हैं, ठीक है। चलिए कार्बोहाइड्रेट अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, एनसीईआरटी वाला सीक्वेंस नहीं मैच कर रहे हैं, ठीक है। काफ़ी चीज़ें मिक्स उक्स करके दी गई हैं, तो हम पहले कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, देन ऐसे ऐसे करके हम चलेंगे, ठीक है। आओ देखो, कार्बोहाइड्रेट का इसका नाम ही क्या बताता है, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। इसका नाम ही क्या बताता है, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, यही तो बताता है इसका नाम। और हमें फॉर्मूला पता है C6H12O6, बट ऐसा लिखने में बड़ा बेकार लगता है, थोड़ा मज़ेदार तरीके से लिख लेते हैं। C6H2O का होल 6 क्या अभी बराबर है,
ये 12, ऑक्सीजन 6 और 6 कार्बन। तो अब यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कार्बन के हाइड्रेट्स हैं, ये हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, क्या ऐसे बोल सकता हूँ? बिल्कुल। नेक्स्ट आ जाओ, हम देखते हैं इसकी मॉडर्न डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो मॉडर्न डेफिनेशन क्या कहती है। थोड़ी अजीब सी और अतरंगी सी है, सुनने में थोड़ा सा अजीब लगेगी, बट अभी एक्सप्लेन करता हूँ क्या है। एल्डिहाइड्स या फिर कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन डेरिवेटिव्स ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्कोहल इज कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट। इसका क्या मतलब है? मतलब पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब हाइड्रोक्सी ग्रुप, OH वाला ग्रुप ढेर सारा होना चाहिए जो अल्कोहल वाला है, ठीक है, वो काफ़ी होना चाहिए, वो भी या तो एल्डिहाइड या तो कीटोन डेरिवेटिव वाला होना चाहिए। अगर हम बात करें कि चलो मैं कार्बोहाइड्रेट बनाने की कोशिश करता हूँ, वो भी कोई अल्कोहल या ऐसा कोई डेरिवेटिव वाला ऐसा लेके देखता हूँ, तो मिनिमम कितने कार्बन का बनेगा? मिनिमम स्टार्ट होता है 3 कार्बन से। जैसे ग्लिसरॉल, आप लोगों में से कुछ को पता होगा ग्लिसरॉल, ठीक है। ग्लिसरॉल कैसा होता है? CH2OH CHOH CH2OH, यही होता है ग्लिसरॉल, ठीक है। यहीं से कार्बोहाइड्रेट अगर मैं बनाने की कोशिश करूं, चलो मान लेते हैं, आ जाओ देखते हैं, या तो एल्डिहाइड वाला डेरिवेटिव हो या तो कीटोन वाला, ठीक है। चलो पहले एल्डिहाइड वाला देख लेते हैं। एल्डिहाइड, तो जब भी आप एल्डिहाइड बनाते हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप पहले कार्बन को भी बदल सकते हो। तो चलो अगर मैं पहले को CHO कर देता हूँ तो बाकी मेरे लिए क्या है? बाकी तो अभी भी सेम टू सेम है, CHOH CH2OH। तो ये जो आपका बना, ये जो आपका पहला कार्बोहाइड्रेट बना, इस पहले कार्बोहाइड्रेट को 3 कार्बन वाले कार्बोहाइड्रेट को जो कि ग्लिसरॉल से मिला है, तो इसी से इसका मिलता जुलता नाम एल्डिहाइड वाला होगा, ग्लिसरल डिहाइड। ग्लिसरल डिहाइड ये क्या है? आपका कार्बोहाइड्रेट ही है। और अगर मैं कीटोन वाला ले लूँ तो आपको भी पता है कि कीटोन ग्रुप किनारे नहीं बीचों बीच आता है। जैसे एसीटोन, पता है एसीटोन जानते होगे ना, ये इधर CH3, ये इधर CH3, ठीक है, ये तो आपको एसीटोन पता है ना, एसीटोन वाला। अब यहीं पे मैं क्या करूं, एक हाइड्रोजन हटाऊं और OH जोड़ दूं, एक हाइड्रोजन हटाऊं और OH जोड़ दूं, कुछ इस तरीके से। OH मैंने जोड़ दिया, एक हाइड्रोजन हटाया है तो CH2 बचा, OH मैंने जोड़ दिया है, एक हाइड्रोजन बचाया तो CH2 बचा है, किसके साथ? C डबल बॉन्ड O के साथ। क्या यही बना? तो ये तो एसीटोन ग्रुप था और बीच पे 2 हाइड्रोक्सी लगा दिया, तो डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन इसको बोलते हैं, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन, जिसको आप DHA बोलते हो। बचपन में जब बॉर्नवीटा वगैरह खाया होगा, उसका एड देखा होगा, DHA लिखा होता है। तो ये क्या बेवकूफ़ बना रहे थे, ये यही बता रहे थे कि ये जो DHA है ना, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन, ये एसीटोन ग्रुप वाला कार्बोहाइड्रेट है जो हमने बॉर्नवीटा में डाला है, जो आपने खाया होगा, ठीक है। तो डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन ये क्या है? 3 कार्बन वाले आपके ऐसे क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट है। तो इसी बेस पे आओ थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट का कुछ क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, किस किस एंगल पे आपके ये थे। एक बार आप नोट डाउन कर लो इसे। चले देखो, कार्बोहाइड्रेट ही देख रहे हैं तो कार्बोहाइड्रेट के तीनों आओ एक बार देख लेते हैं क्या थे क्लासिफिकेशन भाई। एक को आप बोलते हो मोनोसेकेराइड, सिंगल यूनिट वाला,
एक है डाइसैकेराइड 2 यूनिट वाला, एक है पॉलीसैकेराइड मतलब मल्टीपल यूनिट वाला, एक है आपका मोनोसैकेराइड, इसका नाम ही बता रहा है सिंगल शुगर वाला, फिर एक है डायासैकेराइड 2 शुगर वाला, पॉली मतलब ढेर सारा, पॉलीसैकेराइड, ठीक है, पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड में आप 2 तरीके के कार्बोहाइड्रेट पढ़ते हो, अभी आपने देखा ही, एक एल्डिहाइड वाला तो एल्डोस कह लो, एल्डोस ग्रुप वाला, एक कीटोन वाला तो कीटोस ग्रुप कह लो। इसके कुछ एग्जाम्पल जो याद रखने हैं वो जस्ट ऐसे ही याद कर लो, ठीक है। 3 वाला अभी आपने देखा, 3 कार्बन वाला, एल्डिहाइड में कौन सा था, ग्लिसरल्डिहाइड, जो कि कैसा है 3 कार्बन वाला था। 4 कार्बन का जाने दो, याद करने की कोई दिक्कत नहीं है। 5 कार्बन का याद कर लो, जो कि क्या है राइबोज एक याद कर लो, और इसी का जुड़वा भाई डीऑक्सीराइबोज, जिसमें डीऑक्सीराइबोज वाला जो आप पढ़ते नहीं हो डीएनए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, तो वो सब क्या है, ये भी 5 कार्बन वाले हैं। कौन, कार्बोहाइड्रेट के ही ग्रुप है जो कि मोनोसैकेराइड में आते हैं। 6 कार्बन का दुनिया को पता है, ग्लूकोज है, ग्लूकोज का एक और भाई है मैनोज, और एक है गैलेक्टोज, ये आपके 6 कार्बन वाले हैं। उसी तरह कीटोज में अगर आप देख लो, ठीक है, उसी तरह अगर आप कीटोज में देखना चाहो, कीटोज में 3 कार्बन अभी आपने देखा, बॉर्नवीटा वाला DHA, जिसको आप डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन कह रहे हो, ये कैसा है, ये 3 कार्बन वाला है, ठीक है। 5 कार्बन का इसमें एक याद रख लो, राइब्यूलोज, ये आप पढ़ोगे जब रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में, वहाँ आपके एक साइकिल में दिखेगा आपको राइबुलोज 1,6 बिस फॉस्फेट, वो जगह पे ये यूज़ आपको दिखेगा कि अच्छा ये आपका क्या था, कार्बोहाइड्रेट वाला पार्ट था जो मैंने मोनोसैकेराइड में पढ़ा था। 6 एक आप याद कर लो, 6 कार्बन वाला, जो कि है फ्रक्टोज, फ्रूट शुगर जिसको बोलते हो, ठीक है। डाइसैकेराइड में 2-3 याद रख लो, जैसे सुक्रोज, जैसे माल्टोज, जैसे तीसरा लैक्टोज ले लो। ये किससे बने होते हैं, सुक्रोज तो आपका बना होता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से, ये समझ लो ग्लूकोज है, ग्लूकोज प्लस बना होता है मान लो ये फ्रक्टोज से, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। माल्टोज क्या होता है, 2 ग्लूकोज से बना होता है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। लैक्टोज ये मिल्क वाला शुगर है जो ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से बनता है, गैलेक्टोज से, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। मान लो ऐसे ही थोड़ा अलग सा बना दे रहा हूँ, मान लो कुछ ऐसा है, तो ये गैलेक्टोज वाला है और ये आपका ग्लूकोज। तो कुछ इस तरीके से ये तीनों हैं। पॉलीसैकेराइड में 2 तरीके के और याद रख लो, एक होता है होमो पॉलीसैकेराइड, होमो पॉलीसैकेराइड एक होता है, एक होता है हेट्रोपॉलीसैकेराइड। होमोपॉलीसैकेराइड और हेट्रोपॉलीसैकेराइड। होमोपॉलीसैकेराइड में कुछ एग्जांपल याद रख लो। होमोपॉलीसैकेराइड मतलब होता है एक ही तरह की पूरी लंबी चेन, मतलब मैंने अगर एक लंबी सी रस्सी ली है, उसमें मैंने ग्लूकोज के मॉलिक्यूल जोड़े, 1 ग्लूकोज 2 ग्लूकोज, सारे के सारे ग्लूकोज है, उसमें कोई और नहीं होगा, उसको क्या बोलेंगे, होमोपॉलीसैकेराइड। हेट्रोपॉलीसैकेराइड अगर बोलूँ तो एक रस्सी पे मैंने अलग अलग ले लिए, मान लो एक ग्लूकोज ले लिया, फ्रक्टोज ले लिया, या दूसरा अलग अलग करके ढेर सारे अलग अलग लिए, तो वो क्या है, हेट्रोपॉलीसैकेराइड होगा आपका, ठीक है। होमोपॉलीसैकेराइड के कुछ एग्जाम्पल जैसे मान लो
कि आप ले लो प्लांट किस फॉर्म में फूड को स्टोर करता है, कार्बोहाइड्रेट को खासकर किस फॉर्म में स्टोर करता है, जिसको आप बोलते हो स्टार्च के फॉर्म में। तो स्टार्च जो होता है आपका, वो आपका पॉलीसेकेराइड होता है, वो भी होमोपॉलीमर वाले में। उसी तरह एनिमल्स भी तो स्टोर करते हैं अपना फूड, अपना कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में, ग्लाइकोजन के फॉर्म में, ग्लाइकोजन एनिमल स्टोर करते हैं। प्लांट्स की सेल वॉल, प्लांट्स की जो सेल वॉल होती है सेलुलोज की बनी होती है, वो भी क्या है, कार्बोहाइड्रेट का ही पॉलीमर है, वो भी होमोपॉलीसेकेराइड वाला। तो आप बोलोगे सेलुलोज, सेलुलोज क्या है, ग्लूकोज का पॉलीमर, ग्लूकोज का पॉलीमर है। और आप इसमें क्या ले सकते हो, काइटिन ले सकते हो। काइटिन भी तो आपने सुना होगा, पढ़ा होगा ना, जब आप आर्थ्रोपोडा पढ़ोगे, ठीक है, जब आप कॉकरोच पढ़ोगे तो उसके बाहर की जो लेयर होती है, बाहर की जो परत होती है एक्सोस्केलेटन, वो काइटिन की बनी होती है। और वो काइटिन ध्यान रखना हेट्रोपॉलीमर नहीं, हेट्रोपॉलीसेकेराइड नहीं है, होमोपॉलीसेकेराइड है। पुरानी एनसीईआरटी में शायद हेट्रो लिखा होगा, उसको करेक्ट कर लेना, नई एनसीईआरटी में शायद चेंज कर दिया है कि होमोपॉलीमर है। तो काइटिन ये आपका क्या है, ये नैग का पॉलीमर है, जैसे नाग काट लेता है ना, एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन, इसका पॉलीमर है ये नैग का। उसी तरह एक और है इन्यूलिन, ये भी आपने सुना होगा, ये फ्रक्टोज का पॉलीमर होता है, फ्रक्टोज का पॉलीमर होता है। बस यही एक चीज़ याद रखनी है, हेट्रोपॉलीसेकेराइड में एक आध दो ही हो सकते हैं। जैसे आपने हेपेरिन सुना होगा, जब आप सर्कुलेशन वाला चैप्टर पढ़ोगे वहाँ आप देखोगे हेपेरिन होता है एंटी कोगुलेटिंग एजेंट होता है, जो ब्लड को जमने नहीं देता, उसमें क्लॉटिंग नहीं करने देता। वो हेपेरिन क्या होता है, वो आपका हेट्रोपॉलीसेकेराइड होता है, जो कि कार्बोहाइड्रेट का बना होता है, हेपेरिन। या फिर आप उसी चैप्टर में आप देखोगे जो एंटीजेंस होते हैं, जो ये बताते हैं कि ब्लड ग्रुप कौन सा है, ए है, बी है, कौन सा है। तो जो एंटीजेंस होते हैं आरबीसी पे, वो भी क्या है, कार्बोहाइड्रेट के ही बने होते हैं और हेट्रोपॉलीसेकेराइड होते हैं, एंटीजेंस। ठीक है, क्या ये यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक समझ आता है? उसी तरह अगर आपसे एक दो पॉइंट और यहीं पे डिस्कस करना चाह रहा था, बट एक बार ये नोट डाउन कर लो तब उसको बता देता हूँ। चलें, चलो थोड़ा सा आगे देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट से पॉइंट है। अगर आपसे बोला जाए मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन अर्थ, मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन अर्थ, पूरे अर्थ पे सबसे ज़्यादा कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको पाया जाएगा, कौन सा मिलेगा? तो आप ये चीज़ आपको पता है, वो भी प्लांट्स कितने ज़्यादा हैं, ठीक है, हमारे पूरे पृथ्वी पे कितने सारे प्लांट्स हैं, अमेज़ॉन फॉरेस्ट है, ना जाने कितने जंगल है, और उतने जंगलों में से भी कितने सारे पेड़ हैं, और हर पेड़ के प्लांट में, हर पत्ती के हर एक सेल में जो सेल वॉल होती है, वो जो बनी होती है, वो सब सेलुलोज की बनी होती है। तो इससे याद रख लेना कि मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड पूरे अर्थ पे पूछे तो वो प्लांट का सेल वॉल सेलुलोज होता है। और अगर आपसे सिर्फ सिंपल ये पूछे कि मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन, मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन, सिर्फ इतना ही लिख के दे दे तो वो भी प्लांट का ही होगा, तो वो भी प्लांट से रिलेटेड ही होगा। तो वो याद रखना, रूबिस्को प्रोटीन, रूबिस्को प्रोटीन, ठीक है।
और अगर स्पेसिफिकली ये लिख के कह दे कि मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल अगर बोल दे तो आप क्या बोलोगे? कोलेजन प्रोटीन बोलोगे। ठीक है, ये बात क्लियर है। अगर मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन बोले एनिमल के केस में तो वो कोलेजन प्रोटीन होती है, ये बात यहाँ पे ध्यान रखना। ठीक है, कोलेजन प्रोटीन ये आप पढ़ोगे, ये स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन वाले ये सब चैप्टर में ये चीज़ पढ़ोगे। ठीक है, यहाँ तक ये चीज़ अभी क्लियर रखते हैं। चाहो तो एक थोड़ा सा ग्लूकोज का फॉर्मूला खाली देख लो। फॉर्मूला मतलब उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, एक लीनियर ऐसे उसमें और एक प्रॉपर सर्कुलर रिंग के फॉर्म में कैसा होता है। तो ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर खाली ध्यान में रखो, बाद में आगे इस पर चर्चा करेंगे। 6 कार्बन का होता है, तो हमें पता है एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप का लेना है, तो एक कार्बन ये, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन एंड देन लास्ट वाले कार्बन को CH2OH के रूप में मैं लिखता हूँ। 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गए। इन 6 कार्बन में से सारे कार्बन के राइट साइड पर आपको OH जोड़ना है, सिवाय तीसरे नंबर के कार्बन को छोड़ के। पहला है, दूसरा है, दूसरे पे OH लगा दो, तीसरे पे नहीं लगाना है, चौथे पे OH लगा दो, पांचवे पे OH लगा दो। ये सब लगा दिया तो बचा क्या यहाँ पर OH। मैं HH नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि OH की पोजीशन तो याद रखनी है, तो जस्ट ऐसे ही समझने के लिए बना दो। और अगर रिंग वाला आपको बनाना है, तो सिंपल सा आप एक काम करो, पहले वाले कार्बन को पांचवे वाले कार्बन से ऐसे जब आप जोड़ दोगे तो ये रिएक्शन होने के दौरान H2O रिमूव हो जाएगा, वाटर रिमूव होगा, मतलब OH ये गया, यहाँ से H गया, बचा क्या? ऑक्सीजन। तो पूरे रिंग में एक ऑक्सीजन वाला कॉर्नर आपको नजर आएगा कहीं ना कहीं, कुछ इस तरीके से। 1 2 3 4 5 आपको तो कार्बन दिख रहे हैं, छठवां कार्बन आपको यहाँ दिखेगा जो CH2OH वाला था, ये वाला। ठीक है, बाकी की रिंग बन गई। और हमें भी पता है सबके पास हमने OH लगा रखे हैं, तो मैं भी यही करूँगा, राइट साइड पे OH, राइट साइड पे OH, तीसरे वाले को नहीं छूऊंगा, राइट साइड पे OH, बाकी इधर तो है ही। तीसरे वाले को नहीं छुआ, इसका मतलब ऊपर लगा दो OH। ये बन गया आपका ग्लूकोज का फॉर्मूला। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से खाली ध्यान रख लो कि ये ऐसा होता है, और जब रिंग वाला बनाओ तो कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ तक अभी फ़िलहाल हम ये चीज़ रख रहे हैं, बाकी आगे का इसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप एक बार रिवाइज कर लेना, चीज़ें समझ लेना अच्छे से, और वो जो मेटाबोलाइट्स वाली टेबल थी वो उसको एक बार लर्न कर लेना। और NCERT में ये जो रिटेंटेट और फिल्ट्रेट वाला ये सब था, मैक्रोमोलिक्यूल माइक्रोमोलिक्यूल, इसको रीड कर लेना, बाकी एक्स्ट्रा रीड करने की ज़रूरत नहीं है। आप और ज़्यादा रीड करोगे कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि प्रोटीन वगैरह ये सब के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ तक आप रीड करो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तो आगे की चीज़ें कवर करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।